वेलकम इन नर्सेज पाठशाला। आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है मेगा थियरी एंड एमसीक्यू सेशन। इस सेशन में हम डेली सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे विथ देयर थियरी पोर्शन, जिसका मेन टारगेट रहेगा अपना जो अपकमिंग एग्जाम है, स्पेशली आरआरबी का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड, या उसमें जिन टाइप के एमसीक्यू की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी उनको हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना फर्स्ट सेशन, जिसमें हम मेड सर्च के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड मेड सर्च में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को एंड उनसे रिलेटेड थियरी पोर्शन को, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हार्ट साउंड करेस्पॉन्ड्स टू। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हार्ट साउंड्स करेस्पॉन्ड्स टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोजर ऑफ aortic एंड पल्मोनरी वाल्व। ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ aortic वाल्व है। ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है। एंड ऑप्शन डी क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व। तो राइट आंसर तक पहुंचने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार। हार्ट साउंड क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट साउंड? हार्ट साउंड मीन्स जब ब्लड हार्ट में फ्लो करता है, हार्ट के विद इन हार्ट चैम्बर से फ्लो करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड। मीन्स नॉइस और साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड ड्यूरिंग इट्स फ्लो विद इन हार्ट चैम्बर्स। हार्ट, जब ब्लड हार्ट के चैम्बर में फ्लो करता है उस टाइम जिस साउंड को प्रोड्यूस करता है उस साउंड को बोला जाता है हार्ट साउंड। एंड ये हार्ट साउंड्स स्पेशली प्रोड्यूस होते हैं क्लोजर ऑफ वाल्व, क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व। हार्ट में जो भी वॉल है वो वॉल जब क्लोज होते हैं तो उनके कारण ये साउंड प्रोड्यूस है। हार्ट साउंड को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ हार्ट साउंड नॉर्मल होते हैं एंड कुछ हार्ट साउंड अब नॉर्मल। फर्स्ट वन नॉर्मल हार्ट साउंड। नॉर्मल हार्ट साउंड दो टाइप के होते हैं। ये हमेशा हाई पिच्ड साउंड होते हैं। नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं वो हाई पिच वाले साउंड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट साउंड होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और एस वन। ये होता है लब साउंड, ये होता है लब। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? जब हार्ट एट्रियल सिस्टोल होता है, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड क्या होता है, दोनों एट्रियम से वेंट्रिकल में पंप होता है एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं। तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व मीन्स ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व। तो S1 जो होता है फर्स्ट हार्ट साउंड होता है जिसको हम लब साउंड बोलते हैं। ये होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, अदरवाइज ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व। देन जब हार्ट वेंट्रिकल टू ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में पंप होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम, तो वहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के बाद इधर आयोटिक वाल्व क्लोज होते हैं एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं। मीन्स दोनों सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं। उस टाइम भी एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं S2 साउंड, अदरवाइज सेकंड हार्ट साउंड। जो साउंड होता है डब साउंड होता है।
ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व। सेमिल्यूनार वाल्व में आते हैं अपने आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। इनके क्लोजर से सेकंड हार्ट साउंड S2 प्रोड्यूस होता है। ये दोनों ही साउंड हाई पिच के साउंड होते हैं। मीन्स इनको हम स्टेज के डायफ्राम से सुन सकते हैं, ऑडिबल विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। देन दो टाइप के हार्ट साउंड और होते हैं जिसको हम बोलते हैं अबनॉर्मल हार्ट साउंड। अबनॉर्मल हार्ट साउंड। अबनॉर्मल हार्ट साउंड में जो होते हैं फर्स्ट S3 को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर गेलो, इसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर गेलो। कुछ कंडीशन में ये ऑडिबल होता है। नॉर्मली जो एथलीट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये साउंड ऑडिबल हो सकता है, नॉर्मली प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म तक प्रेजेंट होता है, परसिस्ट करता है, तो इट में इंडिकेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर लॉन्ग टर्म तक S3 प्रेजेंट है तो इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की कंडीशन में ये अपने देखने को मिल सकता है। देन जो S3 हार्ट साउंड होता है ये प्रोड्यूस होता है जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कब ऑडिबल होता है? जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मीन्स जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है डब साउंड प्रोड्यूस होता है S2 के बाद ऑडिबल होता है अब नॉर्मल कंडीशन में S3 साउंड। एंड एक अबनॉर्मल हार्ट साउंड और कुछ कंडीशन में ऑडिबल होता है जिसको हम बोलते हैं S4 साउंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियल गेलो। एट्रियल गेलो ये ऑडिबल होता है जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड बिफोर एट्रियल सिस्टोल ऑफ नेक्स्ट साइकिल। मीन जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है S2 साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कंप्लीट डायस्टोल की स्टेज होती है एंड डायस्टोल के बाद कंप्लीट डायस्टोल, डायस्टोल के बाद नेक्स्ट साइकिल का जब एट्रियल सिस्टोल होता है, नेक्स्ट साइकिल का जब एट्रियल सिस्टोल होता है उससे जस्ट पहले ऑडिबल होता है S4 हार्ट साउंड। और जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व क्लोज होते हैं, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? S1। और S1 साउंड से पहले ऑडिबल होता है S4 हार्ट साउंड, इसलिए इसको हम बोलते हैं एट्रियल गेलो। और ये इंडिकेट करता है स्टिफनेस ऑफ एट्रिया और इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स। सॉरी, तो उस कंडीशन को ये इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये 4 टाइप के हार्ट साउंड होते हैं, 2 अबनॉर्मल होते हैं एंड 2 नॉर्मल होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन बोल रहा है S2 हार्ट साउंड। S2 हार्ट साउंड मीन्स सेकंड हार्ट साउंड और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व। और सेमिल्यूनार वाल्व में कौन कौन से होते हैं हार्ट में? 2 सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं, आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना ड्यू टू क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। सेकंड ऑप्शन है क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल्व। तो ऐसा कोई सा भी हार्ट साउंड नहीं होता जिसमें सिर्फ आयोटिक वाल्व क्लोज होते हैं, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग होता है।
ऑप्शन सी में पूछा दे रखा है क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, इससे अपना हार्ड साउंड S2 प्रोड्यूस नहीं होता, S1 प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व है, तो ऐसा कोई भी हार्ड साउंड नहीं होता जिसमें सिर्फ मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना राइट नहीं है। तो पीछे ऑप्शन बचता है अपना ऑप्शन ए, क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, a client being treated for hypertension, a client being treated for hypertension, एक क्लाइंट को हाइपरटेंसिव क्लाइंट है जिसको ट्रीट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स हैविंग ए परसिस्टेंट हैकिंग कफ, क्लाइंट रिपोर्ट करता है परसिस्टेंट हैकिंग कफ को। व्हाट क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव शुड बी नर्स आइडेंटिफाई एज ए पॉसिबल कोज ऑफ दिस रेस्पॉन्स, कौन सी टाइप की हाइपरटेंसिव ड्रग ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, मीन्स कौन सी टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग परसिस्टेंट हैकिंग कब प्रोड्यूस कर सकती है। व्हेन रिविंग ए लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकेशन, क्लाइंट की मेडिकेशन लिस्ट में एसी इनहिबिटर्स है, थियाजाइड डायूरेटिक्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये 4 टाइप की मेडिकेशन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, इनमें से कौन सी हैकिंग कब प्रोड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहले हम इन ड्रग्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एसीई इनहिबिटर्स की। फर्स्ट जो पेशेंट की लिस्ट में ड्रग है वो है एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स जो ड्रग्स है वो क्या करती है, एक टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। और ये एक्ट करती है आरएएस पे, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम पे, एक्ट ऑन आरएएस, रीनल एंजियोटेंसिन। रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, तो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक सिस्टम होता है अपनी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है इन द केस ऑफ हाइपोटेंशन। कैसे मेंटेन करता है, तो अपना जो लीवर होता है वो एक प्रोटीन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, इसको बोला जाता है एंजियोटेंसिनोजन। देन रेनिन का प्रोडक्शन किया जाता है अपनी किडनी के द्वारा। रेनिन, अपनी जो किडनी होती है वो प्रोड्यूस करती है रेनिन, अपनी बॉडी में मेजर प्रिकोसर जो होता है रेनिन का वो प्रोड्यूस करती है अपनी किडनी। इस रेनिन का वर्क होता है कि इन देयर केस ऑफ हाइपोटेंशन, जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है उस केस में ये एक्टिव होता है, प्रिकोसर एंड रेनिन में कन्वर्ट होता है। रेनिन का फंक्शन होता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव करता है एंजियोटेंसिनोजन को, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवाता है। देन एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई। ये एसीई क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड का जो एक्शन होता है वो होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर।
मीन्स ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, मेंटेन बीपी। ये नॉर्मल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है जो बीपी को मेंटेन करने का वर्क करता है। अब हम बात कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, एसीई इनहिबिटर्स की। जब किसी पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वेसल्स को डायलेट करके हाइपरटेंशन को रिलीव कर सकते हैं। तो उस टाइम हम ड्रग यूज करते हैं एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स क्या करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करती है। इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट होता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा एंड जो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज नहीं होगा। मीन्स ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का, बीपी को कम करने का ये काम करेगा बाय इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लेकिन जब ऐसी इनहिबिटर यूज किए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट होने से ब्लो करता है, लेकिन ये एक सब्सटेंस को रिलीज करवाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनिन। एक सब्सटेंस रिलीज होता है यहाँ पर जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यूज कर इनहिबिटर्स यूज करते हैं, ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक इन्फ्लामेटरी एजेंट है। ब्रेडिकाइनिन एक इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है जो स्पेशली जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है उसको इन्फ्लुएंस करता है, वहां पर हिस्टामाइन का प्रोडक्शन करवाता है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपर एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम करता है। इसको रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी में जब हिस्टामाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे वहां पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आएगा, अपर एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो कफ रिफ्लेक्स देखने को मिलेगी, अपने को कफ रिफ्लेक्स देखने को। तो ये इसका एक पॉसिबल साइड इफेक्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, परसिस्टेंट कफ। देन अगर कोई पेशेंट जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दे रहे हैं और परसिस्टेंट कफ को रिपोर्ट करता है तो हम स्विच कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है एंजियोटेंसिनोजन इन रिसेप्टर ब्लॉकर। मीन्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, आरएस सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक ड्रग्स यूज कर सकते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये ड्रग्स क्या करती है, एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट तो होएगा लेकिन इसके रिसेप्टर को ब्लो कर देंगे हम तो ये एक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में एसी इनहिबिट करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेडिकाइनिन का भी प्रोडक्शन नहीं होता। तो कफ वाले पेशेंट में हम इस ड्रग को स्विच कर सकते हैं, एसी इनहिबिटर को स्विच कर सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। इस ड्रग का बेनिफिट ये होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एसीई को इनहिबिट नहीं करती, तो ब्रेडिकाइनिन का प्रोडक्शन होने के चांसेस नहीं रहते यहाँ पर एंड परसिस्टेंट कफ की कंप्लेन भी देखने को नहीं मिलती। तो ये दो ड्रग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिनको हम एंटी हाइपरटेंसिवली यूज करते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, कैल्शियम जो होता है मेनली अपने एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। जो अपना एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है।
मेनली कंपैरिजन में इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक चैनल प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम की सेल्स में मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, कैल्शियम की शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं। इन चैनल को हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। कैल्शियम ये चैनल क्या करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम की मूवमेंट करवाएंगे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में। जब भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उस कंडीशन में ये मूवमेंट करवाने के लिए हेल्पफुल। एंड जब कैल्शियम सेल में जाएगा तो वेराइटी ऑफ फंक्शन प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो कैटेगरी की ड्रग है जो इन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक चैनल ये इन चैनल को ब्लॉक करेगी। और जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की मूवमेंट हो रही है उसको इनहिबिट करेगी। इनहिबिट मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर। तो इस तरह से इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है ये फोर टाइप से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे तो ये रिलैक्स करती है अपनी स्मूथ मसल्स को, रिलैक्स स्मूथ मसल्स इंक्लूडिंग आर्टरीज। क्योंकि आर्टरी में भी क्या होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम की इंट्रासेल्यूलर स्पेस में मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो आर्टरीज रिलैक्स होगी, आर्टरी की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी विच लीड्स टू वेसो डायलेटेशन। वेसो डायलेटेशन। सेकेंडली ये क्या करती है जब मायोकार्डियल सेल्स में भी कैल्शियम मूव नहीं हो पाएगा, मायोकार्डियल सेल के भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाएंगे तो मायोकार्डियल सेल्स का जो फंक्शन है, जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है, जो कॉन्ट्रेक्शन करने की कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन किसमें होगा, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में क्या होगा, रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। और जब मायोकार्डियम का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का फोर्स है वो कम होगा तो ये भी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करने में एड ऑन करेगा, हेल्प करेगा। थर्ड फंक्शन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कि ये क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंडक्शन की स्पीड है उसको स्लो करते हैं। क्योंकि इम्पल्स कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंडक्शन के लिए भी कैल्शियम सेल्यूलर स्पेस में कैल्शियम जरूरी होता है। और जब कैल्शियम शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो स्पीड ऑफ कंडक्शन भी क्या होगी, स्लो होगी, डिक्रीज कंडक्शन ऑफ impulse, decrease conduction of impulse which leads to decreased heart rate। तो इस तरह से ये थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम चैनल वेसोडाइलेटेशन करवाएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को रिड्यूस करेंगे एंड हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेंगे। देन नेक्स्ट एक हाइपरटेंसिव ड्रग है थियाजाइड डायूरेटिक्स। देन एक इम्पोर्टेंट बात, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है इनके साइड इफेक्ट की हम बात करें तो ये मेनली क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं
और बॉडी की मेनली जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगी तो डाइजेस्टिव मसल्स, जीआई की मसल्स भी रिलैक्स होगी। तो यहाँ पर इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन साइड इफेक्ट्स की बात करें हम तो मेन साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अलावा ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये एडिमा कोज करते हैं मोस्ट ऑफ 70% पेशेंट। जिन पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चल रही होती है उनमें से 70% पेशेंट में ये एडिमा को कोज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। देन आइदर ये रेस्पिरेटरी मसल्स सीएनएस से रिलेटेड साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। सीवियर सीएनएस साइड इफेक्ट में ये रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस करवाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ही इसका साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थियाजाइड डायूरेटिक्स। थियाजाइड डायूरेटिक्स, थियाजाइड डायूरेटिक्स एक स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग्स है जो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज करती है की जाती है, यूज्ड एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। व्हेन द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, जब फ्लूइड ओवरलोड से एक्सेस वाटर एंड एक्सेस सोडियम के कारण हाइपरटेंशन हुआ है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए थियाजाइड डायूरेटिक्स यूज की जाती है। ये वाटर बैलेंस करवाती है बॉडी में। ये क्या करती है, इनका मेन फंक्शन होता है कि ये एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करवाती है, वाटर एक्सक्रीशन। वाटर एक्सक्रीशन करवाती है। ये रिड्यूस करती है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को, रिड्यूस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। देन जब ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है तो ये कैल्शियम रिटेंशन को बढ़ाती है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। एंड ये पोटेशियम की भी डेफिशिएंसी करवाती है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम, डिक्रीज सीरम पोटेशियम। तो इस तरह से ये एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करवा के सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करके ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। इसके हम साइड इफेक्ट देखें तो लंबे टाइम तक अगर इसका यूज किया जाए तो सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, डेफिसिट सर्कुलेटरी वॉल्यूम इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर ये लंबे टाइम तक यूज करें तो ये क्या करती है, कैल्शियम एक्सेस करवाती है, मीन्स हाइपर कैल्सेमिया करवाती है, हाइपर कैल्सेमिया। ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी करवाती है, मीन्स हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया। ये ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करवाती है तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। ये कुछ कॉमन पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं थियाजाइड डायूरेटिक्स। अब फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी ड्रग्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स पेशेंट में हैकिंग कब करवाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया थियाजाइड डायूरेटिक्स क्या करवाती है, हाइपोकेलेमिया करवाती है, हाइपोनेट्रेमिया करवाती है, देन हाइपर कैल्सेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन हैकिंग कब इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। वही हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करवाते हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, लेकिन कफ के सिम्टम ये भी प्रोड्यूस नहीं करवाता है। देन एसी इनहिबिटर क्या करते हैं, कब प्रोड्यूस करवाते हैं, बाय रिलीजिंग ब्रेडी काइनिन, ब्रेडी काइनिन। तो कौन सी ड्रग्स की वजह से ये साइड इफेक्ट होता है, ऑप्शन ए
ACE इनहिबिटर। और वहीं पर इसके मैनेजमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ACE इनहिबिटर की वजह से हैकिंग अप हो रहा है तो हम ड्रग को स्विच कर सकते हैं, ACE इनहिबिटर की जगह यूज कर सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये डायरेक्टली एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर पर वर्क करती है, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर पर वर्क करेगी, ब्रेडिकाइनिन का प्रोडक्शन नहीं करवाएगी, तो हैकिंग कफ के सिम्टम को रिलीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। एम्लोडिपिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। एक हाइपरटेंसिव क्लाइंट है जिसको एम्लोडिपिन प्रिस्क्राइब कर रखी है। Which response to medication should the nurse instruct the client to report to the healthcare provider? इनमें से कौन सा सिम्टम है तो इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, कौन सा साइड इफेक्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली नोटिफाई करना है। एम्लोडिपिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है बच्चों? एम्लोडिपिन XCCH कैल्शियम CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अभी हमने डिस्कस किया, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाती है, रेस्पिरेटरी मसल्स को भी रिलैक्स करवाएगी, डायफ्रामेटिक मसल्स का ही वीकनेस करवाएगी, जिस वजह से इसके मेन साइड इफेक्ट डाइजेस्टिव मसल वीकनेस से कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव मसल्स वीकनेस से क्या साइड इफेक्ट आएगा बच्चों? कॉन्स्टिपेशन। देन और क्या साइड इफेक्ट आएंगे? ये बॉडी में करवाएगी एडिमा। और क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके? तो ये करवाती है डायफ्रामेटिक और रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, जिसकी वजह से पेशेंट को होता है डिसअपनिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा अगर इसको लंबे टाइम तक यूज करें तो एंटी हाइपरटेंसिव है तो हाइपोटेंशन करवाएगी एंड ब्लड विजन भी देखने को मिल सकता है, ब्लड विजन। तो इन साइड इफेक्ट में से जो सबसे सीवियर टाइप के साइड इफेक्ट होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है क्योंकि पेशेंट हाइपोक्सिया में चला गया है। तो अगर ये साइड इफेक्ट आ रहा है तो ये टॉक्सिक साइड इफेक्ट है और इमीडिएटली हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करने की जरूरत रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्लड विजन इतना सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, ड्यू टू हाइपोटेंशन है, इसको मेंटेन किया जा सकता है। डिजीनेस और राइजिंग इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट इतना सीवियर टाइप का नहीं है। एक्सेसिव यूरिनेशन, हम डायूरेटिक्स यूज नहीं कर रहे तो यहाँ पर एक्सेसिव यूरिनेशन जैसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्या टॉक्सिक साइड इफेक्ट है ड्यू टू वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो इस केस में हमें इमीडिएटली क्या करना है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कैल्शियम क्या कर रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अपनी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। Which nursing action is most important? Which nursing action is most important while caring for a client after cardiac catheterization? After caring a client who had cardiac catheterization. कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर प्रोसीजर होता है जिसमें कैथेटर को इंसर्ट करते हैं वाया वाया ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन टू रीच आउट द हार्ट चैम्बर। हार्ट हार्ट के चैम्बर को विजुअलाइज करने के लिए, हार्ट की चैम्बर से रिलेटेड कोई अबनॉर्मालिटी, हार्ट वॉल्व की कोई अबनॉर्मालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब इसमें हम दोनों साइड से विजुअलाइज कर सकते हैं, आइदर राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप को हम विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर हम राइट साइडेड हार्ट की राइट साइडेड को विजुअलाइज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, राइट साइडेड कार्डियक
कैथेटराइजेशन, और लेफ्ट साइड को विजुलाइज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइडेड कार्डियाक कैथेटराइजेशन। दो टाइप के प्रोसीजर हो सकते हैं, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड कार्डियाक कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम हार्ट में कैथेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाई सेंट्रल वेन। किधर से? सेंट्रल वेन से होता हुआ जाएगा, वीना कावा में जाएगा। मीन्स मेनली यहाँ पर जो अपनी प्रिफरल साइट होती है वो फिमोरल वेन होती है। कौन सी होती है? फिमोरल वेन से हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, फिमोरल वेन से वीना कावा में जाता है, वीना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पोर्शन को अगर हमें विजुअलाइज करना है तो हम राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। देन लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन की हम बात करें तो ये इसमें हम रिट्रोग्रेड अप्रोच यूज करते हैं। लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन में रिट्रोग्रेड अप्रोच यूज होती है। रिट्रोग्रेड अप्रोच मीन्स हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटर में इन आर्टरी, इन आर्टरी, एंड ये रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में आर्टरी से हम एडवांस करते हैं इन आयोटा, आयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्री। तो इस तरह से रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं इन लेफ्ट साइडेड कार्डियक पैचेस। अब रेडियो ओपेक डाई को भी इंसर्ट करते हैं तो हमें प्रोसीजर से पहले ये देखना होता है पेशेंट को रेडियो ओपेक सब्सटेंस से, सिर्फ इससे आयोडीन से कोई एलर्जी तो नहीं है। एंड पोस्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, जो इंसर्शन साइट है उसको मॉनिटर करते हैं। मेन अपनी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होती है, मॉनिटर इंसर्शन साइट, मॉनिटर इंसर्शन साइट फॉर एनी ब्लीडिंग, हीमेटोमा। एंड अगर हम आर्टरी से कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो डिस्टल साइड से, जो डिस्टल साइड है उसका सर्कुलेशन अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ रहती है, सर्कुलेशन अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस साइड से हमने कैथेटर को इंसर्ट किया है उस साइड की पल्स को, पेरिफेरल पल्स को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। डिस्टल साइड की पल्स को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, जिससे हम जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपने ऑप्शन है फर्स्ट प्रोवाइड फॉर रेस्ट, अपने ऑप्शन थे कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन क्या होगी, प्रोवाइड फॉर रेस्ट, ये नॉर्मल है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, नॉर्मली हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन चेक ए पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट, तो जिस साइड से हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं उससे डिस्टल एरिया में, पेरीफेरी में सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ब्लड वेसल से कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, आर्टरी से इंसर्ट करते हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अपनी क्या होती है, चेक ए पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। एंड ऑप्शन डी है असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट। तो यहाँ पर अगर कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन नोटिफाई नहीं होते तो हमें एवरी 15 मिनट से ईसीजी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो प्रायोरिटी एक्शन अपनी क्या होगी, डिजिटल पल्स को रेगुलरली क्या करना है, चेक करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन शुड द नर्स मॉनिटर क्लाइंट्स इन द कोरोनरी केयर यूनिट। फॉर विच कॉमन कॉम्प्लिकेशन of myocardial infarction MI should the nurse monitor client in coronary care unit। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात करें तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, इट इज नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, इस्टेमिया, एंड विच प्रोग्रेस टू नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। मायोकार्डियल टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है बच्चों, और नेक्रोसिस क्यों होता है, ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, ड्यू टू
ऑक्सीजन सप्लाई, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। तो जब मायोकार्डियल टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा तो मायोकार्डियल टिश्यू की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मायोकार्डियल टिश्यू प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वहां पर जो मायो पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं उनमें से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डिसरिथमिया। इन द 90% केस, 90% केस में पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है डिसरिथमिया। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, क्योंकि मायोकार्डियल टिश्यू का नेक्रोसिस हो रहा है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो मायोकार्डियम सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सॉरी हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो सकता है। देन इट ऑल्सो में लीड्स टू कार्डियोजेनिक कार्डियोजेनिक ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड पेरिकार्डाइटिस भी ये कोज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेटरी, जब मायोकार्डियल टिश्यू का नेक्रोसिस होगा तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होएगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स which leads to pericarditis, which leads to pericarditis। ये पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट डिसरिथमिया, जो एमआई का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया होने के यहाँ पर चांसेस कम रहते हैं, एमआई में हाइपोकैलेमिया देखने को नहीं मिलता। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी नहीं मिलता। कौन सा शॉक मिलता है? कार्डियोजेनिक शॉक। एंड कार्डियक एनलार्जमेंट भी यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर एमआई देखने को नहीं मिलता। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कार्डियक डिसरिथमिया। और हमें एमआई के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के स्टार्टिंग के जो हावर होते हैं उसमें पेशेंट को हमेशा कार्डियक डिसरिथमिया के लिए मॉनिटर करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ ए बंडल ब्रांच ब्लॉक, बंडल ब्रांच ब्लॉक इज ऑन कार्डियक मॉनिटर। एक पेशेंट है जिसको बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रखा है और कार्डियक मॉनिटर पर है। व्हाट ईसीजी चेंजेस शुड द नर्स आइडेंटिटी ऑन द क्लाइंट्स कार्डियक मॉनिटर। उसके कार्डियक मॉनिटर में क्या ईसीजी चेंजेस डेवलप होने के चांसेस रहेंगे? ऑप्शन ए, एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। ऑप्शन बी, absence ऑफ पी वे। ऑप्शन सी, इन्वर्टेड टी वे फॉलोइंग इच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड ऑप्शन डी, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू ए मिनिमम ऑफ 0.12 सेकेंड। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। हार्ट हार्ट ब्लॉक क्या होता है? एनी ब्लॉकेज ऑफ इम्पल्स, यानी जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज आना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आना, इम्पेयरमेंट इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अगर इम्पल्स कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अबनॉर्मालिटी आ रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट। देन अगर हम इसके टाइप की बात करें तो जब हम हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को देखते हैं तो कंडक्शन सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। जो हार्ट का पेस मेकर होता है उसको हम बोलते हैं एसए नोड। फिर एसए नोड इम्पल्स को जनरेट करता है एंड कंडक्ट करता है टू एवी नोड। एसए नोड इम्पल्स को जनरेट करता है एंड कंडक्ट करता है टू एवी नोड। एंड एवी नोड से जो इम्पल्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं बंडल ऑफ हिंज एंड परकिंजे फाइबर। ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज एंड परकिंजे फाइबर में इम्पल्स कंडक्शन होता है।
अब आगे की हम मैकेनिज्म की बात करें तो जब इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड को ट्रांसफर होते हैं, कंडक्ट होते हैं, और एवी नोड उसको क्या करता है, आगे की ओर कंडक्शन उनका करवाता है। तो जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो ये इनिशिएट करता है एट्रियल सिस्टोल को। किसको इनिशिएट करता है? एट्रियल सिस्टोल को। और जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा, ईसीजी में अपने को दिखने लगेगा पी वेव बनना स्टार्ट होगा। और जब इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड उस इम्पल्स को आगे कंडक्ट कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है एंड ईसीजी में रिफ्लेक्ट होता है विथ पी वेव। देन एवी नोड से इम्पल्स आगे कंडक्ट होगा बंडल ऑफ हिंज एंड परकिंजे फाइबर। ये क्या करवाते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्या करवाएगा इम्पल्स? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये रिफ्लेक्स होता है ईसीजी में एज ए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एज ए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब हार्ट ब्लॉक की बात करें तो तीन टाइप के हार्ट ब्लॉक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है ऐसे ब्लॉक। ऐसे नोड ब्लॉक होता है, मीन्स जो इम्पल्स कंडक्शन है वो ऐसे नोड क्या करता है, स्लोली कंडक्ट करता है एंड स्लोली जनरेट करता है। तो इम्पल्स कंडक्ट होने की एंड जनरेट होने की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसके ज्यादा सिम्टम नहीं होते। अगर ऐसे ब्लॉक देखने को मिल रहा है तो सिंपली रिदम नॉर्मल रहती है, लेकिन हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया देखने को। सेकंड हम बात करें एवी ब्लॉक की, तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स ऐसे नोड से तो नॉर्मली कंडक्ट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, लेकिन एवी नोड क्या कर रहा है, कुछ इम्पल्स यहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं, सारे इम्पल्स नहीं लेकिन कुछ एक इम्पल्स ब्लॉक होते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एवी। और एवी नोड किसको रिप्रेजेंट करता है? पी वेव। एवी नोड रिप्रेजेंट करता है पी वेव को। तो जब भी एवी ब्लॉक होगा तो ईसीजी में किस में चेंजेस देखने को मिलेंगे? पी वेव। ईसीजी में पी वेव में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम एवी ब्लॉक को फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक एंड सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है, ऑलमोस्ट एवी नोड सारे इम्पल्स को कंडक्ट करती है, लेकिन इम्पल्स कंडक्ट होने की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। इम्पल्स कंडक्ट होने की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो पी वेव और जो आर वेव है उसका जो इंटरवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज पी आर इंटरवल। इंक्रीज पी आर इंटरवल। देन सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक की बात करें तो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक को हम फिर से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन में क्या होता है बच्चों, टाइप वन में मोस्ट ऑफ इम्पल्स को कंडक्ट करती है, लेकिन सम ऑफ द सम ऑफ देम इम्पल्स ब्लॉक होते हैं। सम इम्पल्स क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो नॉर्मली पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ इम्पल्स ब्लॉक होंगे तो वहां पर कुछ एक इंटरवल से एक एडिशनल पी वेव देखने को मिलती है, वन एडिशनल पी वेव देखने को मिलती है। तो जो रेशियो देख होता है पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, उसमें थोड़ा चेंजेस होता है, आइदर 4:3, 3:2, 2:1। इस रेशियो में पी एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकते हैं टाइप वन एवी ब्लॉक में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल से एक इम्पल्स ब्लॉक होता है, तो वो इम्पल्स एडिशनली एक पी वेव को रिप्रेजेंट करता है इसी चीज। देन हम सेकंड डिग्री के सेकंड टाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ है कि इम्पल्स कंडक्ट हो पाते हैं, मोस्ट ऑफ इम्पल्स क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ इम्पल्स ब्लॉक हो जाते हैं। और जब मोस्ट ऑफ इम्पल्स ब्लॉक होंगे तो ये इम्पल्स क्या करेंगे, ईसीजी में रिप्रेजेंट करेंगे पी वेव को। मीन्स एडिशनल पी वेव देखने को मिलती है, लेकिन जब इम्पल्स आगे कंडक्ट होगा उसी केस में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा।
तो फिर यहाँ पर पीवीएव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रेशियो कैसा देखने को मिलता है, आइदर 4:1, आइदर 5:1, आइदर 3:1, 6:1। इस रेशियो में हमें पीवीएव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप सेकंड। लेकिन इन सब में पीवीएव में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। थर्ड टाइप का जो एवी ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। थर्ड टाइप का जो एवी ब्लॉक है उसको बोलते हैं बंडल ब्रांच। बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, इम्पल्स जो एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज एंड परकिंजे फाइबर को ट्रांसमिट हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, वो ब्लॉक होते हैं। जो इम्पल्स परकिंजे फाइबर को इधर आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं उनमें ब्लॉकेज हो रहा है, वो ब्लॉक हो रहे हैं। और ये जो इम्पल्स आगे की ओर कंडक्ट हो रहे हैं ये करवाते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ईसीजी में रिप्रेजेंट होता है एज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अफेक्ट होगा, लंबा टाइम लगेगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा देखने को मिलता है अपने को, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है इन द केस ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक। बाकी जितने भी ब्लॉक है एवी ब्लॉक और ऐसे ब्लॉक वहां पर सिर्फ पीवीयू में चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा चेंजेस, हाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम देखने को मिल सकते हैं, रेशियो कम हो सकता है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की साइज में कोई चेंजेस नहीं आते। तो अब आते हैं अपने ऑप्शन क्वेश्चन पे। पेशेंट को क्या हो रखा है बच्चों, बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो क्या अफेक्ट होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ईसीजी में कैसे दिखता है अपने को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। तो इम्पल्स से डिले होंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से डिले होगा, मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अपना वाई। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है एलिवेटेड एसटी सेगमेंट। हार्ट ब्लॉक में एसटी सेगमेंट में कोई एलिवेशन नहीं देखने को मिलता, एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सेकंड वन, अब्सेंस ऑफ पी वेव, पी वेव एवी ब्लॉक और बंडल बंडल ब्रांच ब्लॉक में कभी भी अब्सेंट नहीं होती पी वेव, अब्सेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। किधर अब्सेंट होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट है इन्वर्टेड टी वेव फॉलोइंग ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो टी वेव का इन्वर्जन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, टी वेव इन्वर्जन भी बच्चों देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंड नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अपना ऑप्शन वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू ए मिनिमम ऑफ 0.12 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मोर देन 0.12 सेकंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन द नर्स एंड द रैपिड रेस्पॉन्स टीम, nurse and rapid response team must kept in mind when caring for a client who had a cardiac arrest। एक क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट हो रखा है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, हमें सीपीआर देनी पड़ेगी। कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को सीपीआर देनी पड़ेगी। सीपीआर देते टाइम कौन सी इंफॉर्मेशन नर्स को एंड रैपिड रेस्पॉन्स टीम को अपने माइंड में रखनी है। ऑप्शन ए, एज ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन बी, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक। ऑप्शन सी, हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट एंड इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। देखो जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो अपना जो रेस्पॉन्स होता है, फर्स्ट इमीडिएट एक्शन होती है, हमें देखना होता है पेशेंट इज अवेयर और नॉट, मीन्स पेशेंट की रेस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट की रेस्पॉन्सिवनेस, अगर पेशेंट नॉन रेस्पॉन्सिव है तो हमें इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करनी है। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या असेस करना है, पेशेंट का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टाइम ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट होता है। अगर पेशेंट मोर देन 5 मिनट से एनोक्सिक है, पेशेंट मोर देन 5 मिनट से एनोक्सिक है तो ब्रेन टिश्यू का इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है। इरिवर्सिबल ब्रेन डेथ, इरिवर्सिबल ब्रेन
डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, पेशेंट के सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। इससे पहले पेशेंट का क्या हार्ट रेट था, क्या बीपी था, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना एज ऑफ द क्लाइंट। एज ऑफ द क्लाइंट अपने सीपीआर को, अपने रेस्पॉन्स को अफेक्ट नहीं करती। देन हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक, ये इंपॉर्टेंट होता है हमें, क्योंकि अगर पेशेंट मोर देन 5 मिनट से 4 मिनट से एनोक्सिक है तो ब्रेन डेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमें इमीडिएटली उसको सीपीआर देनी है। हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट, अरेस्ट होने से पहले क्लाइंट की हार्ट रेट कोई मैटर नहीं करती। एंड इमरजेंसी मेडिकेशन जो अपने पास अवेलेबल है, एज ए नर्स हम उनको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है डॉक्टर उस पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, या ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन फर्स्ट हमें क्या करना है, पेशेंट के सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, उसकी एयरवे को देखना है, उसकी ब्रीदिंग को देखना है। तो हमें माइंड में क्या रखना है, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक, क्लाइंट कितने टाइम से एनोक्सिक है, ब्रेन डैमेज तो नहीं हो गया, ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज एडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ए क्लाइंट हैज एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द डे विच डिसअपियर एट नाइट। एक क्लाइंट है जो लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा की कंप्लेन कर रहा है ड्यूरिंग डे टाइम, एंड नाइट टाइम ये एडिमा क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जाता है। विथ विच मेडिकल प्रॉब्लम डज द नर्स कंक्लूड द क्लिनिकल फाइंडिंग, तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग कौन सी मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सेकंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, एंड ऑप्शन डी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। तो वन बाय वन बात करते हैं। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा मीन्स एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, और मेनली ये देखने को मिलता है ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो रखा है तो ब्लड का बैक फ्लो होता है लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम टू लंग्स, और ये लीड करता है पल्मोनरी एडिमा को। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड एडिमा, क्योंकि पेशेंट के जो सिम्टम है एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये इंडिकेट कर रहा है जनरलाइज्ड एडिमा को। ये किसको इंडिकेट करता है, जनरलाइज्ड एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा में ये सिम्टम देखने को नहीं मिलते। सेकंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डिसरिथमिया होता है, मेन कॉम्प्लिकेशन डिसरिथमिया होता है, लेकिन यहाँ पर भी एडिमा होने के चांसेस कम रहते हैं। ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में, तो ब्लड का बैक फ्लो होता है अपने राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, और ये ब्लड वापस बैक फ्लो होता है जनरलाइज्ड बॉडी में, और क्या देखने को मिलता है, जनरलाइज्ड एडिमा। देन ऑप्शन डी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, लंग्स डिजीज नॉर्मली कोई बॉडी में एडिमा प्रोड्यूस नहीं करवाती। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर, जो मोस्ट कॉमन कोज होता है जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा का। तो पेशेंट को जो लेग में स्वेलिंग रहती है डे टाइम में, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे जिनको हमने डिस्कस किया। इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक मेडिकल सर्जिकल के न्यू सिस्टम के इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे।